बिल्कुल सही। नफ्ताली बेनेट और याइर लापिड अपनी पार्टी सम्मेलन में भाषण दे रहे हैं। एमिली, बेनेट इसे राष्ट्रीय सुरक्षा भाषण कह रहे हैं, लेकिन हमेशा इस बात पर बहस होती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे परिभाषित किया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्र क्या है, और फिर बेनेट इसे बहुत व्यापक रूप में परिभाषित करते हैं। तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक भाषण है, लेकिन एमिली सब कुछ उसमें है, हरेदम, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, विदेश नीति और बाकी सब कुछ, ये सब बेनेट द्वारा एक में समेट दिया गया है। मुझे लगता है एक तरफ यह दिखाता है कि कितने मौके हैं, कितने ऐसे मुद्दे हैं जिनमें बेंजामिन नेतन्याहू वाकई कमजोर हैं। बिल्कुल, भाषण की शुरुआत में ही अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स येशिवा छात्रों की भर्ती का मुद्दा था, लेकिन साथ ही अर्थव्यवस्था और शिक्षा, सामाजिक एकता के मुद्दे भी भाषण का हिस्सा थे, और विदेश नीति भी। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां नफ्ताली बेनेट और इसी तरह याइर लापिड भी अपना चुनाव प्रचार केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इतना व्यापक भाषण देने से संदेश खो जाने का खतरा रहता है और कोई अधिक केंद्रित संदेश नहीं रह जाता। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में देखना दिलचस्प होगा। एमिली, अगर बेनेट अपने ध्यान के लिहाज से एक क्षेत्र चुनते हैं और दूसरे को नहीं चुनते हैं, तो वो क्या कहते हैं? सबसे पहले भर्ती पर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स येशिवा छात्र, हरेदी येशिवा छात्र, सभी को भर्ती करने की बात करते हैं, और यह नहीं कहते कि एक निश्चित प्रतिशत को भर्ती से छूट मिलनी चाहिए, जैसा कि उदाहरण के लिए गादी आइजनकोट, जो विपक्ष की दौड़ में उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के लिए सबसे आगे हैं, आकर यह कह रहे हैं कि 30% अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन नफ्ताली बेनेट आकर कह रहे हैं कि यह पर्याप्त नहीं है, सभी को भर्ती किया जाना चाहिए। सामाजिक एकता के मुद्दे पर नेतन्याहू पर निशाना साधते हुए पहली बार नहीं, कह रहे हैं कि उन्होंने समाज को बांटा है और बेनेट इसे एकजुट करेंगे। कतर के मुद्दे पर दोनों बेनेट और याइर लापिड बेंजामिन नेतन्याहू को दाईं ओर से पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कतर को दुश्मन देश घोषित किया जाना चाहिए, और यह अस्वीकार्य है कि कतर की जड़ें, जैसा कि नफ्ताली बेनेट कहेंगे, इजरायली समाज में फैली हुई हैं। भाषण के एक हिस्से में उन्होंने अंग्रेजी में भी यह बात कही। एमिली, यह कहने के लिए कि अमेरिकी यहूदियों को कतर से अपने सभी संबंध तोड़ लेने चाहिए। वे चाहते थे कि यह बात अंग्रेजी में भी सामने आए, ताकि अमेरिकी यहूदी संगठन कतर के साथ वैसा सहयोग न करें और वैसा संपर्क न रखे जैसा वे पिछले कई दशकों से करते आए हैं। इजराइल की सार्वजनिक कूटनीति के प्रयासों पर निशाना साधते हुए कहा गया कि वे इस क्षेत्र में भी इजराइल के प्रयासों को और तेज करेंगे। तो यह एक व्यापक भाषण था जिसमें अभियान के अंतिम चरण में कई तरह के संदेश दिए गए। मुझे लगता है कि बेनेट और लापिड दोनों को बेंजामिन नेतन्याहू का मुकाबला करने के लिए अब और अधिक केंद्रित संदेश देना होगा। तो लेकिन साथ ही जैसा कि ये इतना व्यापक है, मुझे पता है कि एक और बड़ा हिस्सा है इस बारा और अधिक लोगों तक पहुंचना भी है, और आप जानते हैं नवाचार के साथ और चीजों के साथ एक हद तक आकर्षित करने की कोशिश करना भी है। आप जानते हैं, लोगों के लिए, प्रवासी यहूदियों के लिए, और जो यहाँ की पूरी आंतरिक प्रक्रिया को जरूरी नहीं समझते। क्या यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, यानी इजराइल की विदेशों में छवि? देखिए बेन, वो वाक्यांश जो बेनेट ने इस्तेमाल किया एमिली, वो ये है कि अगर इजराइल के पास यूनिट 8200 है, जो प्रसिद्ध सैन्य खुफिया इकाई है, इजराइल को यूनिट 8300 की जरूरत है ताकि वो अपनी सार्वजनिक कूटनीति के प्रयासों को बढ़ा सके। कहते हैं कि उन्होंने, बेनेट और लापिड और उनकी सरकार ने ऐसा किया था, और फिर नेतन्याहू ने उसे खत्म कर दिया और इसे सही तरीके से दोबारा नहीं जोड़ा गया था। अगर आप इसे दूसरे तरीके से सोचें, तो मैं ये नहीं कह रहा कि इजराइल को यही करना चाहिए, भगवान ना करे। अगर आप देखें कि व्लादिमीर पुतिन सूचना युद्ध में कितनी मेहनत करते हैं, अब जाहिर है उनके मामले में वे सेंट में बैठते हैं, पीटर्सबर्ग में बैठते हैं, और उनके पास गलत सूचना फैलाने के अभियान होते हैं, और वे अपनी सार्वजनिक कूटनीति रणनीति के तहत और भी कई तरह की चीजें करते हैं। मैं ये सुझाव नहीं दे रहा कि इजराइल को इस तरह की गतिविधियां करनी चाहिए, लेकिन जितने संसाधन रूस अपनी सार्वजनिक कूटनीति में लगाता है, क्या इजराइल को भी इसे प्राथमिकता देनी चाहिए और उसी स्तर तक इसे बढ़ाना चाहिए? भले ही हमारे सार्वजनिक कूटनीति के कर्मचारी शायद अन्य प्रकार के काम कर रहे हों, तो आप देख सकते हैं कि दुनिया भर की अलग अलग सरकारें सूचना युद्ध और सार्वजनिक कूटनीति को अधिक प्राथमिकता देती हैं, और इजरायली सरकार इसे कम प्राथमिकता देती है। वैसे उसी समय जब बेनेट भाषण दे रहे हैं, तो बेंजामिन नेतन्याहू क्या कर रहे हैं? देश भर की इमारतों पर बिलबोर्ड लगवा रहे हैं जिन पर कमानी और हसन नसरल्लाह और इसी तरह जोरान मामदानी के चेहरे हैं, और कह रहे हैं आप किस पर भरोसा करते हैं कि वो इनके सामने डटकर खड़ा हो सकता है। नफ्ताली बेनेट और गाय राज और कौन वामपंथी खेमे में, हाँ, मेरे लिए एक तरह का भावनात्मक संदेश तैयार किया गया। सही है, लेकिन बेनेट चीजों का सामना करने की कोशिश कर रहा है, और मुझे लगता है कि चुनाव अभियान का एक बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर क्या जीतेगा। क्या वो भावनात्मक संदेश जीतेगा, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में वामपंथियों पर भरोसा ना करें, या फिर नफ्ताली बेनेट का यह संदेश जो वास्तव में नेतन्याहू की नीतियों पर सवाल उठा रहा है और उनकी कमजोरियों को भांप रहा है? इस चुनाव में एक अनुत्तरित सवाल यह है कि जब हम सभी एजेंडा तय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अलग अलग पक्ष इसे किस तरह से उठाएंगे।